आज 20 मार्च 2022। आज के मेडिटेशन के इस सेशन में आप सबका स्वागत करता हूं मैं। हमने अभी तक मरकबा से जर्नीज की है। पहले हम माउंट कैलाश गए थे और बाद में हमने यात्रा की थी टेलोस की। आज भी हम टेलोस की यात्रा करने वाले हैं, लेकिन दूसरे टेम्पल में, और वह टेम्पल है वायोलेट फ्लेम का। वायोलेट फ्लेम। अभी प्रश्न ये आता है, ये वायोलेट फ्लेम क्या है, वह क्यों है? आप लोगों को पता है कि हमारा एग्जिस्टेंस कैसा हुआ है, पूरा ये यूनिवर्स का क्रिएशन कैसा हुआ है। ओरिजिनली जो प्राइम सोर्स जिसको हम परमात्मा कहे, वह परमात्मा प्रकाश के रूप में था, व्हाइट लाइट के रूप में था। फिर वो शक्ति के रूप में परिवर्तित हुआ, जिसको हम आदि शक्ति कहते हैं। आदि शक्ति ने शिवलोक, विष्णुलोक, ब्रह्मलोक बनाए। फिर ब्रह्मा ने अनेक अनेक ब्रह्मांड बनाए, अनेक अनेक सोलर सिस्टम्स बनाई और अनेक अनेक पृथ्वियां बनाई, और इसको अब जो साल लगे। तो जो ओरिजिनल सोर्स है वह ब्राइट व्हाइट लाइट है, वही से सब कुछ एग्जिस्टेंस में आया है। तो ओरिजिनल व्हाइट लाइट है, वह प्रिज्म के थ्रू, व्हाइट लाइट जब प्रिज्म के थ्रू आप पास करते हो तो वह 7 रेज में परिवर्तित हो जाता है। कुछ लोगों ने फिजिक्स में या जब स्कूल में थे तब ये प्रयोग भी किया होगा। या जैसा इंद्रधनुष्य हम देखते हैं, रेनबो देखते हैं, वह वही प्रक्रिया है। सूरज का लाइट रिफ्रैक्ट होके हमें व्हाइट कलर के जगह में 7 अलग अलग कलर्स दिखते हैं। तो ये 7 अलग अलग कलर्स, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में भी प्राचीन काल से ही यह पता था। इसलिए भारत में क्या कहते हैं, आसमान में सूरज घूमते रहता है और सूरज रथ पर घूमता है, और उस रथ को कितने घोड़े होते हैं? 7 घोड़े होते हैं। सूरज के रथ के घोड़े होते हैं 7। और यह सूरज यानी क्या? ब्राइट व्हाइट लाइट का एक रिप्रेजेंटेशन। वह खुद ही ब्राइट व्हाइट लाइट है। जो एग्जिस्टेंस है पृथ्वी पर, जो क्रिस्टोस एनर्जी आती है, वह भी सूरज के थ्रू ही आती है कि नहीं? तो इसलिए हम सूरज को ही उस प्राइम सोर्स का रिप्रेजेंटेशन मानते हैं। और इसलिए भारत में कहा जाता है सूरज के 7 घोड़े होते हैं, और वो 7 घोड़े यानी 7 किरण, 7 रेज, 7 रेज। तो भारत में ये बहुत सालों से प्रचलित है, हमारे शास्त्रों में वह वर्णित है। रिसेंटली जब भारत अंग्रेजों के गुलामी में था, तब भारत में स्पिरिचुअल मूवमेंट के लिए एक संस्था शुरू की गई थी। कुछ 125 साल पहले, 125-150 साल पहले, वह थी थियोसॉफिकल सोसाइटी। वहां से मैडम ब्लैवेट्स की थी। वो बहुत स्पिरिचुअली इवॉल्व थी। एनी बेजेंट भी थी उसमें, तो थोड़ी पॉलिटिकल ओरिएंटेड थी, लेकिन ये लोग बहुत अच्छे थे। और उन्होंने प्रोपोगेट किया कि 7 रेज होते हैं। तो भारत के शास्त्रों में पहले से वर्णित है, इन्होंने और उसी बात को और दोहराया। और वेस्टर्न फिलॉसफी मोरलेस उन्हीं के विचारों पर चलती गई, और 7 रेज का बहुत इंपॉर्टेंस आया है।
यह 7 रेज 7 अलग अलग क्वालिटीज को इंप्लाई करते हैं। यानी जब पृथ्वी पर कोई चीज अवतरित हुई है तो उसमें वह 7 चीजें रहनी चाहिए, 7 क्वालिटीज रहनी चाहिए, ऐसा उसका मतलब है। यह 7 रेज क्या है हम थोड़ा देखेंगे। ये 7 रेज हैं। द ब्लू रे, ब्लू कलर का, नीले कलर का रे, और वो सिग्निफाई करता है विल ऑफ गॉड और पावर ऑफ गॉड। देन येलो रे, वो विजडम के लिए, आप में विजडम भी आनी चाहिए, तब येलो रे से आप एक्टिवेट हो जाएंगे तो आप में विजडम आ जाएगा। पिंक रे, कॉस्मिक लव आपको चाहिए तो पिंक रे या पिंक फ्लेम। व्हाइट रे, जैसे आपका प्यूरिफिकेशन होना है, असेंशन होना है तो व्हाइट रे। एमरल्ड ग्रीन रे फॉर हीलिंग एंड मैनिफेस्टेशन। देन गोल्ड रे, रूबी गोल्ड भी कहते हैं, इस फॉर रिसरेक्शन, तो जीसस का रिसरेक्शन हुआ था। एंड देन इज वायोलेट रे, वायोलेट रे इज फॉर ट्रांसमुटेशन। ट्रांसमुटेशन यानी जो कुछ है उसको रूपांतरण करना, उसका चेंज करना, तो होता है वायोलेट रे के द्वारा। तो आज हम वायोलेट रे के टेम्पल में जाने वाले हैं। थोड़ा जब ये खोल ही दिए तो टेलोस में आप जा रहे हैं तो ये अडामा के बारे में तो आप जानते हैं, कुछ नए लोग होंगे जो लास्ट सेशन में नहीं थे। तो ये मास्टर अडामा हैं जो टेलोस के चीफ स्पिरिचुअल हेड है, चीफ है, स्पिरिचुअल हेड है। यह है माउंट शास्ता, माउंट शास्ता के अंदर में टेलोस होता है, और वो भी वायोलेट कलर के ही पिरामिड से बना है। एक पिरामिड है जो ऊपर तक जाता है और दूसरा पिरामिड उल्टा है, वो पृथ्वी के सेंटर तक जाता है। जैसे हम टेट्राहेड्रन की बात करते हैं ना, तो वैसे यह टेलोस सिटी में है। वायलेट फ्लेम कैसी रहेगी, तो इट इज समथिंग ऐसे जामुनी कलर की वायलेट फ्लेम रहती है। जैसे ये कुछ ऐसा यहाँ दिखाया गया है, ऐसा समझे कि एक व्यक्ति वहां बैठा है, तो आपको प्यूरिफाई करना है खुद को, तो वायलेट रे में ऐसा बैठना है, वह सब मैं बता दे जाऊंगा। और ये वायलेट रे के जो मास्टर है वो है मास्टर सेंट जर्मेन, यह है मास्टर सेंट जर्मेन। ये जो कलर दिया हुआ है वो वायलेट कलर, यानी जैसे वो फ्लेम दिखाई गई है उनकी। हो सकता है क्युआन यान, ऐसी ये है गॉडेस, पार्टिकुलरली बुद्धिस्ट गॉडेस है फॉर कंपैशन, करुणा के लिए, करुणा की देवता है वो। शायद वो आ सकते हैं, तो थोड़ा उनका यानी रिप्रेजेंटेटिव पिक्चर याद रखिएगा। तो वी विल स्टॉप शेयरिंग। तो ये हुई 7 रेज की बात, और आज हम जो रे कवर करने जा रहे हैं वो है वायोलेट रे। और वायोलेट रे किस चीज के लिए यूज में आता है, ट्रांसम्यूटेशन के लिए और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए। एक्चुअली वह हाईएस्ट रे है, 7th रे है। उसमें हमने मास्टर सेंट जर्मन की बात की, वो क्यों की, क्योंकि हर एक रेज के, हर एक फ्लेम्स के मास्टर्स होते हैं, पार्टिकुलरली असेंडेड मास्टर्स। असेंडेड मास्टर्स मीन्स जो पृथ्वी पर आए हैं, मानव रूप में जीवन लिया उन्होंने, पृथ्वी के थर्ड डायमेंशन में रहे, यहाँ का अनुभव लिया और फिर मोक्ष को प्राप्त हो गए।
वह लोग यानी असेंडेड मास्टर्स। बाकी मास्टर्स भी रहते हैं, वह असेंडेड मास्टर्स नहीं है। सपोज कुछ मास्टर्स ऐसे हैं उन्होंने पृथ्वी पर जन्म लिया ही नहीं, वो एनर्जेटिक फॉर्म में ही है। जैसे हम आर्क्टूरियंस को बुलाते हैं, प्लेडियंस को बुलाते हैं, या लेमुरिया के लोग हैं, वहां भी जब जाते हैं तो कुछ लोग, कुछ मास्टर्स वहां असेंडेड मास्टर नहीं, डायरेक्टली वहां से आते हैं, हायर डायमेंशन से आते हैं। तो ऐसे कुछ मास्टर्स होते हैं जिन्होंने पृथ्वी पर जन्म लिया ही नहीं, वो मास्टर्स है, दे आर नॉट ascended master. Ascended masters are those people who have taken birth on this earth, और यहाँ का पूरा अनुभव लेने के बाद भी वो असेंड हो गए, उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया, वो है असेंडेड मास्टर्स। तो सेंट जर्मन है, वो है प्रणेता और होल्डर ऑफ द सेवंथ रे, दैट इज द वायोलेट रे। उसके बारे में अभी थोड़ा हम जानते हैं। सेंट जर्मन यूरोप में हुए थे, बॉडी में थे, और जब वो यूरोप में थे तो एक ही समय कई अलग अलग राजाओं के दरबार में जाते थे और राजाओं को उपदेश देते थे एक ही समय में। जैसा कोई राजा कहे, अरे मुझे सेंट जर्मन गए हफ्ते मिले थे, तो बोले गए हफ्ते आपको मिले, वो तो मुझे पेरिस में मिले थे। तो दूसरा बोलेगा मुझे तो रशिया में मिले थे। तो इस प्रकार का उनका होता था। एक ही समय वो कई कई राजाओं को उपदेश देते थे और उस समय के हिसाब से जो ठीक है उस प्रकार का उपदेश उनको देते थे ताकि वो ठीक तरह से राज कर सके। और वो सभी क्षेत्रों में, करीब करीब सभी क्षेत्रों में बहुत ही माहिर थे, एक्सपर्ट थे। वो म्यूजिक रहे, वो पेंटिंग रहे, या कुछ नए संशोधन रहे साइंटिफिक, या कुछ एल्केमी रहे। ये कहते हैं कि अपने चेहरे पर झुर्रियां न दिखाई दे उसके लिए भी उन्होंने लोशन कुछ बनाई थी। वैसे अलग अलग क्षेत्र में वह बहुत ही माहिर थे। और कहा जाता है कि उसके पहले उनका जन्म जो हुआ था वह था फ्रांसिस बेकन। जो इंग्लिश लिटरेचर के लोग होंगे उनको थोड़ा पता होगा, ये फ्रांसिस बेकन है जो वहां के प्रधानमंत्री थे, इंग्लैंड के राजा के प्रधानमंत्री थे। जब वो प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने मेन एक चीज की, वह है जो साइंस है उसको उन्होंने एक्सपेरिमेंटल कर लिया। पहले का साइंस क्या था, अरिस्टोटल के बेसिस पर था। अरिस्टोटल की क्या मेथड थी कि उसके ऊपर विचार करें, मंथन करें। जहां तक हमारे भी उपनिषद की बात है वह मोरलेस वैसी ही, विचार करें, मंथन करें और उसके ऊपर निष्कर्ष निकाले। फ्रांसिस बेकन क्या कहते हैं, आप साइंटिफिकली जाए, यानी आप ऑब्जर्व करें, उसका डाटा मेंटेन करें कि ऐसा करने से ऐसा होता है। आप डाटा मेंटेन करें और उसके अनुसार आप साइंटिफिकली प्रोग्रेस करें। जैसा कोई कहे कि टेम्परेचर है जो बहुत कम होता है, 0 तक आता है, तब पानी का बर्फ बनता है। तो पहले आप देखें कि 4 डिग्री में आता है क्या, 3 डिग्री में आता है क्या, कितने डिग्री में आता है, वो पहले आप ऑब्जर्व करें और वो डाटा क्रिएट करें, वैसा आप रिकॉर्ड करें साइंटिफिकली, और उस प्रकार की साइंस की प्रोग्रेस होती जाएगी। तो उन्होंने साइंटिफिक टेम्परमेंट दिया उनको। और यह भी कहा जाता है कि उस जमाने में जब सेंट जर्मन थे तब, यानी फ्रांसिस बेकन के जमाने में, तब शेक्सपियर भी उसी के समकालीन थे। फ्रांसिस बेकन के समकालीन थे शेक्सपियर। और यह कहा जाता है कि शेक्सपियर ने भी जो ड्रामा लिखे हैं वह सेंट जर्मन ने ही लिखवाए हैं, उन्हीं की प्रेरणा है। एक जगह में तो चैनलिंग है सेंट जर्मन की, वो कहते हैं यस मैं खुद ही शेक्सपियर से यह लिखवाता था, रादर मैं ही लिखता था, लेकिन प्रोसेस थोड़ी अलग थी। कैसी अलग थी कि मैं
उनके शरीर में घुस जाता था और उनको प्रेरणा देता था और फिर वो लिखते थे। तो इस प्रकार की वो मेथड थी। तो इतना उनका कंट्रीब्यूशन है, यानी यूरोप में सेंट जर्मन कितने पॉपुलर थे, कितने यानी 300-400 सालों से यह पॉपुलर थे। यह भी नहीं, उसके पहले भी एक उनका जन्म हुआ था और वो जन्म था जोसेफ, जीसस के पिताजी। वह कहते हैं मैं जीसस का पिताजी भी था और उस जमाने में मेरा काम सिर्फ यही था, मेरी बीबी और मेरा बेटा, उनका ख्याल करना। मैं तो बस पीछे में बैकग्राउंड में रहा हूं, लेकिन उस समय भी मेरी बहुत स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हुई थी। ये एक जन्म। और एक जन्म है उनका, वो है योगी मर्लिन। इसके बारे में आप कम जानते होंगे। मर्लिन यानी इंग्लैंड शायद 6वीं-7वीं शताब्दी में किंग आर्थर था वहां इंग्लैंड में। उस समय बहुत लड़ाइयां होती थी, मारकाट बहुत होती थी। तब ये योगी मर्लिन उनके एडवाइजर थे। लड़ाई कम से कम हो, यह भी करना है, लेकिन जो खराब लोग हैं, जो दुष्ट लोग हैं, वो राज करने ना आ जाए, यह देखना, यह भी उनका काम था। और राजा भी बन जाए, किंग आर्थर राजा बनने के बाद भी उनका कारोबार ठीक तरह से चले, लोगों का भी उसके लिए रिप्रेजेंटेशन हो, रादर लोकशाही आ जाए, इसके लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया था। एक्चुअली दुनिया में जो लोकशाही आई है, प्रजासत्ता आई है, वह आई है इंग्लैंड से। और यानी आधुनिक बात कर रहा हूं मैं, वो आई है इंग्लैंड से। और इंग्लैंड में जो ये प्रजासत्ताक पद्धति आई है राज करने की, उसके प्रणेता यह योगी मर्लिन ही थे। मैं आधुनिक जगत की बात इसलिए कहा रहा हूं, यानी मैंने कहा क्योंकि भारत में इंग्लैंड में जब ये प्रजासत्ताक पद्धति थी, उसके बहुत पहले बुद्ध के काल में भी प्रजासत्ताक पद्धति थी। तब गणराज्य कहा जाता था। गण यानी लोग, राज्य जहां लोग मिलकर राज करते हैं वो गणराज्य। इसलिए मैं थोड़ा हिचक गया था, क्योंकि भारत में उसके पहले ही थी, बाद में राजसत्ताक पद्धति आ गई। कहने का मतलब ये सेंट जर्मेन वहां यूरोप में बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति रहे। और सेंट जर्मन असेंडेड मास्टर हुए। उन्होंने देह छोड़ी 1784 ऐसा कुछ है, तब उन्होंने देह छोड़ी। उसके बाद भी कई लोगों को वो दिखे और बीच में कुछ 100 साल तक उनका ज्यादा पता नहीं था। लेकिन 1904 में किसी ने कहा है कि उन्होंने माउंट शास्ता में सेंट जर्मन को देखा, उनसे मिले और सेंट जर्मन ने उनको टेलोस के बारे में बताया। जब टेलोस में जाने की बात हुई, तब वह उनको टेलोस में लेकर भी गए और उन्होंने कहा और दूसरी बैच लेकर जाते हैं। उन्होंने बहुत लोगों को तैयार किया, उसमें से जो बहुत सारे लोग उनके पास आ गए, तो कुछ 80 लोगों को उन्होंने तैयार किया और वो सपोज कल सुबह निकलने ही वाले थे, तो उसके पहले ही रात को वह व्यक्ति गायब हो गई। क्योंकि सरकार को भी ऐसी इसोटेरिक चीजों में इंटरेस्ट नहीं होता है। जो कोई ऐसे इसोटेरिक बातें करते हैं उनको नष्ट कर दिया जाता है, अच्छी बात नहीं है। तो वहां वही अंत हुआ। फिर एक दूसरे व्यक्ति आए, उसका नाम था गाय बालार्ड। वो बात है 1930 की। वह माइनिंग इंजीनियर थे। फर्स्ट वर्ल्ड वार में उन्होंने लड़ाई भी की थी, लड़ाई में भाग लिया था। उसके बाद वो माइनिंग इंजीनियर का काम करते रहे और कभी कभी हाइकिंग के लिए वो माउंट शास्ता पर जाते थे। एक दिन ऐसे ही सुबह दोपहर के समय वह हाइक करते करते उनको प्यास लग गई। तब उन्होंने वही एक झरना था, झरने का पानी
लेने के लिए वो वहां गए, उनके हाथ में कप था, एक कप यानी ग्लास ऐसा समझे। तो वो ऐसा झुके झरने के पास कि मैं पानी ले लूं कप में और फिर मैं पी लूं। तो जैसे ही वो झुके और पानी भरने लगे, तब कहीं से आवाज आ गई, और आवाज के साथ करंट भी, उनको बिजली का झटका लगा। पहले तो उनको बिजली का झटका लगा, उनके पूरे शरीर से बिजली बहने लगी, और फिर आवाज आई, लाओ वो कप मुझे दे दो, मैं तुम्हें ऐसी चीज दे दूंगा कि तुम्हारी जन्म जन्म की प्यास बुझ जाएगी। ये शब्द जब उन्होंने सुने, गाय बालार्ड ने, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई एक व्यक्ति खड़ा था अराउंड 45 ईयर्स का। जब उन्होंने और बारीकी से देखा, तब उनको पता चला ये कोई सादा सुधा इंसान नहीं है, और जो उनको इलेक्ट्रिक शॉक लगा उसका कारण यह व्यक्ति है। फिर उन्होंने वो उनके हाथ में जो कप था वो उनको दे दिया, वो सेंट जर्मन थे, और उन्होंने उसमें कुछ लिक्विड भर दिया और उन्होंने कहा ये पी लो। वह आदमी वह पी गया, एलिक्सर पी गया, और उसके बाद उनको बहुत अच्छा ज्ञान मिला, स्पिरिचुअलिटी में उनकी बहुत प्रोग्रेस हुई, और उन्होंने एक नई मूवमेंट शुरू की। उस मूवमेंट का नाम है आई एम मूवमेंट। उस समय उनको टेलोस और मास्टर जीसस और सेंट जर्मन से बहुत सारे मैसेजेस आते थे, और वो बैठकर लिखते थे। तो ये जो डिवाइन मैसेजेस आते थे, उनके बेसिस पर उन्होंने बहुत किताबें बनाई थी। तो ये बात हुई इनकी आई एम मूवमेंट की, वह भी बहुत प्रेस्टिजियस मूवमेंट थी। अभी और आगे बढ़ते हैं। हमारे मन में विचार आएगा, ये आई एम मूवमेंट क्यों, वाई आई एम, नाम थोड़ा अजीब लगता है ना। स्पिरिचुअलिटी में ये आई एम इस शब्द का बहुत इंपॉर्टेंस, क्योंकि उसको भी कहा जाता है परमात्मा से ही उसकी ओरिजिन हुई है, परमात्मा का ही वह नाम है। वह कैसे, वह मैं बताता हूं। आपको मोजेस की कहानी पता है? मोजेस जो इजिप्ट में थे, और उन्होंने फारो जो वहां के राजा थे, उन्होंने कुछ लोगों को गुलाम बनाया था, सदियों सदियों से, पार्टिकुलरली इसराइल के लोगों को गुलाम बनाकर रखा था। उनको छुड़ाने का काम मोजेस ने किया था। बहुत इनिशियली फारोस यानी राजा थे, वह अनुनाकी के वंशज थे। बहुत सारे लोग अच्छे ही रहे, लेकिन बाद में वह बहुत क्रूर बनते गए। तो ऐसे ही क्रूर राजा के समय में मोजेस का जन्म हुआ था। उसकी जन्म की कहानी भी थोड़ी विचित्र है, थोड़ी बार हमारे महाभारत के कर्ण के पात्र जैसी है। वहां के भी किसी राजकुमारी को कुंती जैसा ऐसा ही पहला पुत्र हुआ था। तो लोग क्या कहेंगे, यह सोचकर उसने क्या किया, उस लड़के को एक टोकरी में बंद करके नदी में बहा दिया, नाइल नदी में बहा दिया। एक दासी को बोल दिया कि उसको नदी में बहा दो। तो वो तो बहते गए, थोड़ी देर में दूसरे दासी को बोल दिया, वो वहां से कुछ बहते जाएगा तो उसको पकड़ कर लेकर आना। तो उसने उस लड़के, उसी टोकरी को लेकर आए वो, उसमें जो लड़का था, और फिर ये कहा कि मुझे ये नदी में मिला, और उस प्रिंसेस को दे दिया। प्रिंस ने उसको अडॉप्ट कर लिया, और फिर प्रिंसेस का ही वो लड़का समझकर वो उस राजगृह में रहने लगा। कुंती शायद थोड़ा ऐसा कर लेती तो बहुत अच्छा था, कर्ण के ऊपर बहुत अन्याय हुआ बेचारे के ऊपर। तो मोजेस की माँ उससे थोड़ी होशियार निकली, कोई बात नहीं। लेकिन मोजेस तो था बहुत अच्छा आदमी था, मामा के यहाँ रहता था, वो बहुत अच्छे ओहदे पर भी था। लेकिन
वहां का जो राजा था उसके लिए तो वो बहुत अच्छा था, वो क्योंकि उनका भांजा था, राजा यानी इनका मामा था, मोजेस का मामा था। लेकिन उसको विरक्ति हो गई, वह बोला मैं अभी ये इस राज में नहीं रहता हूं। तो फिर उसने राज त्याग दिया और वो इधर उधर भटकने लगा। उस जमाने में ज्यादातर वहां क्या चलता था, यानी फिश, ये क्या मेन शीप है, शीप पालन का ज्यादा काम होता था। शेड़ी मेंढी जो बोलते हैं मराठी, भेड़ बकरियां पालने का काम ज्यादा होता था। तो वैसे ही वो एक गांव में गए, वहां एक लड़की रहती थी, वो ऐसे भेड़ पालने का काम करती थी। उसने उनके साथ शादी कर ली। अभी इनके पास भी कुछ काम धाम तो था नहीं, ये क्या काम करेंगे। फिर जो उनकी मिसेस जो काम करते थे वो भी ये करने लगे, तो ये भी भेड़ पालन काम करने लगे। भगवान भी किसी अवतार को जब भेजता है ना, कुछ मिशन के साथ भेजता है, लेकिन कभी कभी अवतार भी बेचारा भूल जाता है, हो जाता है, क्योंकि मानव देह में आया है, तो वो उनका जो मेन काम होता है ना वह भूल जाता है। आप भी इतने स्पिरिचुअल लोग हो, कभी कभी भूल जाते हैं ना कि हमारा एम क्या है। गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, कितनी बार सुना है, लेकिन हो ही जाता है। ध्यान ठीक से करना चाहिए, लेकिन नहीं करते हैं। लेकिन हो तो स्पिरिचुअल, इसलिए अभी आप यहाँ अटेंड कर रहे हो, नहीं तो ये शब्द आप सुन नहीं सकते थे। तो मोजेस का भी वैसा ही हुआ, वो बस भेड़ बकरियां पालने में लग गए। तो भगवान को भी लगा, अरे यार इसको तो मैंने भेजा था कि ये मेरे लोगों को यानी अच्छे लोगों को राजा के गुलामी से निकालकर इसराइल लेकर आएगा, उसके लिए तो उसको भेजा था। लेकिन ये तो बस वो भेड़ पालने वाली लड़की के साथ ही बस उसी में खुश है। फिर उसने क्या किया, एक दिन जब मोजेस वो भेड़ चराने सिनाई पर्वत पर गया था, तब उसने क्या देखा कि एक पेड़ है, पेड़ को आग लग गई है। पेड़ यानी छोटा सा प्लांट था, बहुत बड़ा पेड़ नहीं। तो पेड़ को आग लग गई है। आग तो लगती है, आपको पता है, पेड़ को भी। लेकिन इस आग का यह महत्व था, यह विशेषता थी कि उस आग में भी यह पेड़ जल नहीं गया था, सिर्फ फ्लेम थी। मोजेस तो पहले घबराया, फिर वहां से आवाज आई, घबराओ मत, मैं तुम्हारा गार्ड हूं। और तब गार्ड ने उनको बोला कि तुम्हारा जन्म यहाँ भेड़ बकरी पालने के लिए नहीं हुआ है। जाओ, जो इस्राएल से गुलाम बने हुए लोग इजिप्ट में हैं, राजा के कैद में हैं, उनको तुम मुक्त करके आओ। यह बोलता, मेरे इससे कैसा होगा, ये मुझ में तो ऐसी कोई ताकत नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। फिर मोजेस को गॉड ने कुछ स्पेशल डिस्पेंशन, कुछ स्पेशल पावर भी दे दी। ओके, लेकिन मोजेस ने और एक प्रश्न पूछा। वह पूछा कि मैं उन लोगों को क्या बताऊं, मेरी किनसे बात हुई, किसने मुझे भेजा, यह मैं क्या बताऊं, क्या आपका नाम क्या बताऊं, कौन से गार्ड बताऊं। तब उन्होंने जो नाम लिया है उसका जो हिब्रू में जो उन्होंने कहा है, उसका इंग्लिश में मतलब होता है आई एम दैट आई एम। कुछ याहवे ऐसा कुछ था उसका, उनका हिब्रू भाषा में उसका मीनिंग होता है आई एम दैट आई एम, यानी मैं वह हूं जो है, जो सब तरफ है, सब कण कण में भरा हुआ है। यानी थोड़ी बार इंडिकेशन जो है वो ब्रह्म की, मैं वह ब्रह्म हूं, उसका मोरलेस हमारे भारतीय भाषा में उसका ट्रांसलेशन होता है। तो आई एम दैट आई एम।
इसलिए तब से, क्योंकि वो भगवान ने अपने नाम के साथ खुद अपने वाणी से वो कहा है, इसलिए आई एम इस शब्द का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जब आप कभी आई एम इस शब्द के साथ और कुछ कहते हैं तो भगवान की, परमात्मा की शक्ति उसमें आ जाती है। जब आप कहते आई एम पावरफुल, सो यू बिकम पावरफुल। आई एम फॉलोअर ऑफ द ट्रूथ, तो आप ट्रूथ ही फॉलो करेंगे। तो इसलिए आई एम का बहुत इंपॉर्टेंस है, और इसलिए हमारे जो हायर बीइंग्स है, हमारा हायर एग्जिस्टेंस है, उनका एक गुण कहे या एक प्रॉपर्टी कहे, वह है आई एम, यानी आपका गॉड सेल्फ, आपका गॉड सेल्फ वह है आई एम। थोड़ा और कहते हैं, हमारे संस्कृत में एक शब्द है तत्वमसि। तत्वमसि, ये नाम आपने सुना है, तत्वमसि। तत् यानी क्या शब्द से बना हुआ? तत् से बना हुआ। तत्, फिर त्वम, और फिर असि। त्वम असि यानी तुम वह ही हो, तुम वह ही हो, यानी तत्वमसि। आई एम दैट आई एम सिमिलर है ना, उससे जुड़ता है ना, तुम वही हो, ये तत्वमसि। सिमिलर एक शब्द है हमारे संस्कृत में, वह है अहम ब्रह्मास्मि। वह क्या कहता है? अहम ब्रह्मास्मि। उनका भी थोड़ा शब्द अलग अलग करे तो अहम यानी मैं, ब्रह्म असि मैं ब्रह्म हूं, ऐसा जब कहना है तो अहम ब्रह्मास्मि। तो ये है बहुत पावरफुल शब्द है, और उसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो इसलिए हमारे सिर के ऊपर, एक तो हमने चक्र की बात की, 7वें चक्र के ऊपर 8वां चक्र है, और वह है हमारा हायर सेल्फ, माने हायर सेल्फ, वो आपका प्यूरिफाइड रूप है। लेकिन उसके भी ऊपर एक और चक्र है, वह चक्र है अहम ब्रह्मास्मि का, आई एम दैट आई एम का, आई एम प्रेजेंस का। तो आपकी जो गॉड सेल्फ है, आपका जो ब्रह्म स्वरूप है, उसका वह ठिकान है, आपके ब्रह्म स्वरूप का ठिकान है आई एम प्रेजेंस चक्र, और वो होता है आपके सिर के ऊपर करीब 7 से 9 फीट, अराउंड 7 to 9 feet above your crown chakra is the very important chakra that we call the chakra of I am presence। तो मित्रों, आज का इंपॉर्टेंस ये है कि आज के मेडिटेशन में हम लोग हमारे शरीर की, हमारे मन की, हमारे फीलिंग्स की और हमारे एथेरिक बॉडी की क्लींजिंग करेंगे, उसको प्यूरिफाई करेंगे। कोई भी निगेटिव शक्ति हो उसको हम निकाल देंगे, ट्रांसम्यूट करेंगे। यह पहला पार्ट हुआ, और उसके बाद हम हमारे आई एम प्रेजेंस से, हमारे ब्रह्म इसेंस से जुड़ जाएंगे। हमने स्पेसिफिकली अभी तक ये वाला मेडिटेशन नहीं किया था। हमारे आई एम प्रेजेंस से जुड़ना बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। जब आप उसके साथ जुड़ जाते हो तो आपका कनेक्शन परमात्मा के साथ
बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। आप हमेशा उनके याद में और उनके डायरेक्शन में रहते हो। आपको हमेशा डिवाइन गाइडेंस मिलता है। आप जब चाहे तब आप अपने आई एम प्रेजेंस से कहो तो आपको गाइडेंस मिलेगा। और आपने डिक्री ही दे दी, संकल्प ही कर लिया कि मैं आज के बाद जो भी करूंगा मेरे आई एम प्रेजेंस के डायरेक्शन में ही करूंगा, इस प्रकार का आपने परमिशन दे दिया तो आपका जीवन परमात्मा के हाथ में जाता है और आपके लिए वह डिसीजन ले लेते हैं। आपके लिए क्या है, आपके स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए क्या है, उसका वह तय करते हैं, वह मार्ग बताते हैं। आप अभी थर्ड डायमेंशन में हो, ह्यूमन बॉडी में हो, आपकी उतनी काबिलियत नहीं होती है। जितना परमात्मा आगे या पीछे देख सकता है उतनी आपकी काबिलियत नहीं हो सकती। तो जब आप आई एम प्रेजेंस से जुड़ेंगे, उनको अपने हृदय से कनेक्ट कर लेंगे, तब आपको गाइडेंस मिलेगा, परमात्मा से मिलेगा और आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी अच्छी हो जाएगी।